अस्सलाम वालेकुम हमारे दोस्तों। रीडर्स आर लीडर्स, ये एक इंग्लिश की सेइंग है। लेकिन क्यों कहते हैं कि रीडर्स आर लीडर्स? रीडिंग करने से हमें मिलता क्या है? हम लोग बचपन से रीडिंग करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्कूल एज ही हम लोग स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन उस वक्त हमें इतनी सेंस नहीं होती कि स्टोरी से हम लोगों ने हासिल क्या करना है। लेकिन फिर भी जो राइटर्स हैं उन लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए भी मटेरियल लिखा है। तो उससे मकसद क्या था उनका? उनने हम लोग का कैसे थॉट प्रोवोक करनी थी, और वो क्या चाहते थे कि हम लोग रीडिंग करके कैसे हम लोग अपना माइंड डेवलप करें और थिंकिंग के प्रोसेस को शुरू करें। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक बेहतरीन बंदा जो हमारे साथ हो सकता था वो था एक टीचर। और आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ काशिफ भाई हैं, जो कि प्रोफेशनली टीचर भी रह चुके हैं। और लिटरेचर के साथ इनकी मोहब्बत जो है वो इनकी कॉन्वर्सेशन से आपको छलकती हुई मिलेगी। तो आए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए काशिफ भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपने जितने भी अल्फाज मेरे लिए बोले हैं उसमें जो सबसे बढ़कर मुझे लगा कि आपने मेरे लिए बोला है कि लिटरेचर से मोहब्बत करने वाला, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अगर कोई मुझे इस काबिल समझता है कि मैं लिटरेचर से मोहब्बत करता हूँ। काशिफ भाई, अभी जिस तरह मैंने बोला है कि हम लोग बचपन से रीडिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो सोशल स्टडीज़ हो, साइंस हो या लिटरेचर इटसेल्फ हो। लिटरेचर को अगर हम लोग पिन करें फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस और फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, तो बचपन से हमें क्यों लिटरेचर की किताबें पढ़ाई जाती हैं? वो स्टोरीज छोटी छोटी, वो छोटी छोटी पोएम्स क्यों हमें पढ़ाई जाती हैं? बिलाल साहब, हमने जो अपने सिलेबस बुक्स में जो लिटरेचर पढ़ा है वो दो ज़ुबानों में हमने पढ़ा है, एक उर्दू में और एक अंग्रेज़ी में। और मैं समझता हूँ कि जिस एरा के अंदर मैं स्टूडेंट था, मतलब अगर मैं अपनी 8th 9th और 10th इन 3 क्लासेस को लूँ, और उसके अंदर जो हमें उर्दू लिटरेचर में और अंग्रेज़ी लिटरेचर में जो हमें कहानियाँ, जो स्टोरीज़, जो कंसेप्ट, जो नज़में, जो शायरी जो बताई गई है, जो पढ़ाई गई है, मेरा ख़्याल है कि उसका एक मकसद था हमारी हमारी इमोशनल डेवलपमेंट करना उस वक़्त। कि हमने इंसान से मोहब्बत कैसे करनी है, हमने चीज़ों से मोहब्बत कैसे करनी है, हमने इस दुनिया से मोहब्बत कैसे करनी है, हमने अपने काम से मोहब्बत कैसे करनी है, हमने अपने गोल कैसे सेट करने हैं, हमने अपने ख्वाब कैसे सेट करने हैं, अपने ख्वाबों को उनकी ताबीर कैसे करनी है, उनको मुकम्मल कैसे करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसमें हमने ऐसी स्टोरीज पढ़ी जिसमें हमने लोगों को फेलियर्स देखे, बहुत सी स्टोरीज हमने ऐसी पढ़ी जिसमें लोगों की हमने सक्सेस देखी, और जो सक्सेस देखी उसके पीछे ड्यू एफर्ट देखी, और जो फेलियर देखे उसके पीछे ड्यू एफर्ट को नहीं देखा गया, सिर्फ हमने ख्वाब देखे। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में पढ़ाई गई। मैं नाम ले सकता हूँ ऐसी स्टोरीज की। हमने उर्दू लिटरेचर में एक कहानी पढ़ी थी, उसके राइटर थे गुलाम अब्बास, और जो उसका टॉपिक था वो था कतबा। उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक इंसान अपने ख्वाब कैसे बिल्डअप करता है और वो ख्वाब पूरे नहीं होते हैं। मतलब उसके अंदर राइटर ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है एक इंडिविजुअल, एक नौकरी पेशा इंसान की, उसकी उसकी ख्वाहिशात को, उसके उसके ख्वाबों को, लेकिन वो उनको पूरा नहीं कर सका, वो ख़त्म हो गया। और जिस चीज़ को वो सोच रहा था कि उसको एक स्पेसिफिक मुकाम पर लेकर जाएगा, वो वहाँ पर नहीं जा सका और दुनिया से ख़त्म हो गया। बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी कतबा, जिसकी आपने एग्जांपल दी है। इट लिटरली टुक मी इन द फ्लैशबैक। मुझे भी याद है वो जब स्टोरी मैंने पढ़ी, और आज तक मेरे दिमाग के अंदर वो स्टोरी पिन हुई हुई है। और उससे जो हम लोग सीख मिलती है, जिस तरह आपने राइट वर्ड्स में डिस्क्राइब किया उसको। काशिफ भाई, अभी कतबा इटसेल्फ को अगर हम लोग एनालाइज करें, तो वो एक बेसिकली फिक्शनल स्टोरी है। ठीक है, रियल लाइफ बेस्ड भी हो सकती है, लेकिन इन अ वाइड स्पेक्ट्रम वो एक फिक्शनल स्टोरी है। और फिक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब मेरी सोच भी कुछ इसी तरीके की है, जिस तरह आपने बताया है कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी हमें स्टोरीज़ का हमेशा से इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लैंग्वेजेस नहीं भी बनी थी, तब भी अगर आप बैक जाएँ तकरीबन 5000 साल पहले भी, तो आज आपको जो पुराने मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, पुरानी जो स्क्रिप्चर्स मिलेंगी, उस पे स्क्रिबल हुई होती थी स्टोरीज़ इन द फॉर्म ऑफ शेप्स, या फिर कोई वर्ड जो उस ज़माने के होते थे। तो स्टोरी टेलिंग शुरू से आती रही है। इसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर थोड़ा-सा अगर आप रोशनी डालें। बिलाल साहब, देखिए, जो स्टोरी टेलिंग है, जैसे कि मैं एक पंजाबी कल्चर से बिलोंग करता हूँ। पंजाब के अंदर एक स्पेसिफिक म्यूज़िक फॉर्म है जिसको हम फ़ोक म्यूज़िक कहते हैं।
बिल्कुल। फोक म्यूजिक इटसेल्फ एक स्टोरी टेलिंग है, जिसमें आप पास्ट के हीरोज को लेते हो और उनकी स्टोरीज को पोइट्री के अंदर गा के ग्लोरीफाई करते हो, जिसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं। अब जैसे हमने बात स्टार्ट की थी कतबा की। अब कतबा के अंदर क्या था कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल है जो कि अपनी एक लाइफ ड्रीम्स को लेकर चल रहा है कि वो अपनी जॉब के अंदर सक्सेस लेगा, सक्सेस हासिल करने के बाद वो एक बड़ा घर तमीर करेगा, एक कतबा होगा जो उसके घर के बाहर उसके नेम प्लेट, मतलब एज अ नेम प्लेट उसके घर के बाहर लगा होगा जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसने अपने इमोशंस डेवलप किए, सिर्फ अपने ख्वाब जो थे वो रेजअप किए, उसके लिए उसने ड्यू एफर्ट। अब देखें, हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ के अंदर भी हम चाहते हैं कि हम सक्सेस हासिल करें, लेकिन क्या हम उसके लिए ड्यू एफर्ट कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए स्किल डेवलप कर रहे हैं? क्या क्या कंट्रीब्यूशन? क्या कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से है? तो ये चीज़ें साइकोलॉजिकल हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम इसके लिए ड्यू एफर्ट या अपनी स्किल को फर्दर डेवलप कर रहे हैं। मतलब अब एक वक्त था कि जब हम अपनी तालीम को डेवलप करते थे, जनाब हमने ये डिग्री ली, अब नेक्स्ट डिग्री पे आए, अब उससे अगली डिग्री पर आए। आजकल दौर है स्किल डेवलपमेंट का। मतलब कि अगर आप एक मौजूदा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या आप एक किसी भी इदारे में आप काम कर रहे हैं, आप अपना ज़ाती बिजनेस भी कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स जो हैं, आपके कोलीग्स जो हैं, वो आपके लेवल पर आ चुके हैं, आपको टफ टाइम दे रहे हैं। अब उनसे आगे निकलने के लिए आपको उनसे बेहतर होना पड़ेगा। उनसे बेहतर होने के लिए आपको कुछ ऐसी स्किल्स को लर्न करना होगा जो उनके पास नहीं है। इसे आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, इसके साथ आप अपना जॉब के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है, ये चीज़ें जो हम बचपन में पढ़ के आ रहे हैं, मतलब वो यही चीज़ को रिफ्लेक्ट करती थी कि हमने अपनी अगली ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है, कैसे लेकर अपनी अगली ज़िंदगी को प्लान कैसे करना है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब किया सारे सीन को। देखें, जैसे आज हमारा टॉपिक है रीडिंग के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि आज रीडिंग काफ़ी कम हो चुकी है? बिलाल साहब, इसमें बिल्कुल अगर आप स्पेसिफिक रीडिंग की बात करें तो रीडिंग कम हो चुकी है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट बहुत आ गई है। अब आपके पास देखिए टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास ई बुक्स अवेलेबल है, आप उनको उनकी लिसनिंग कर सकते हो। ऑडियो बुक्स, ई बुक का मैं जी, ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, ऑडियो बुक्स उनकी लिसनिंग कर सकते हो। बिल्कुल। आपके जो फेवरेट राइटर हैं, उनके अपनी बुक्स के ऊपर पॉडकास्ट अवेलेबल है, आप उसको उसकी लिसनिंग कर सकते हो। फॉर मी, मतलब अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे पुराने वक्त के लोग कहते थे कि यार रोजाना 10 सफ़े पढ़ो, 10 सफ़े पढ़ो, एक सफ़ा लिखो, तो ये एक अच्छी हैबिट है रोजाना की। अब मैं कहता हूँ कि आप रोजाना 1 घंटा अपने आप को दो अपनी डेवलपमेंट के लिए, ज़ाती डेवलपमेंट के लिए। उसके अंदर आप अपनी फेवरेट टॉपिक्स जो आपको पसंद है उससे रिलेटेड किताब, उससे रिलेटेड आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको ज़रूर सुने। जी, बिल्कुल। फॉर मी, मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो ऑफिस आने जाने का ड्राइव टाइम है उसको यूज़फुल करें। ठीक है, हम लोग म्यूज़िक लवर्स हैं, गाने सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करें कि हमारा ये ड्राइव टाइम जो है, क्योंकि उसमें आप एक फ्री माइंड होते हो, आप आपके पास कोई भी डाइवर्जन्स नहीं होती हैं, आपका एक फोकस होता है और आपने लिसनिंग करनी होती है। तो वो एक बेस्ट टाइम है आपकी लिसनिंग के लिए। उसमें इन्फ्लुएंसर्स को सुने, उसके अंदर ऑडियो बुक्स को सुने, और अपनी जो एक ज़ाती इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको आप कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने सजेशंस दी हैं। इसमें एक छोटी सी वैल्यू एडिशन मैं भी ये करना चाहूँगा जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने किया है। आज भी बुक्स पढ़ता हूँ और साथ में ऑडियो बुक्स जिस तरह आपने बताया, और मैं भी ऑडियो बुक्स भी सुनता हूँ। तो जो मैं फ़ॉर्मूला आज़माता हूँ और वो कामयाब भी हुआ है, वो ये है कि नोट्स मेकिंग। जब भी मैं कुछ पढूँ तो उससे नोट्स बना लूँ अलग करके। जब भी कुछ सुनूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग के दौरान अगर हम लोग कुछ सुन रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स उस वक़्त तो नोट्स नहीं टेक कर सकते, लेकिन उसके बाद अगर 5 मिनट लेके थोड़ा जल्दी से कुछ स्क्रिबल करें, आप अपने नोट्स को तरतीब से लिखें, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इन ऑर्डर टू रिटेन द नॉलेज जो कि मैंने बुक से 10 पेजेस पढ़ के या आधा 1 घंटा कुछ ऑडियो सुन के हासिल किया। तो आपकी क्या सजेशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं कि किस तरह हम लोग उस नॉलेज को रिटेन करें? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, पढ़ना तो एक अलग चीज़ है कि पढ़ ली मैंने बुक, अब मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी रिटेन की है, दैट मैटर्स, राइट? उसके लिए हमारे ऑडियंस को आप क्या बताना बिल्कुल। चाहेंगे? बिलाल साहब, आपने जो पहला क्वेश्चन मुझे किया था, उसका आंसर अभी आपने अपने सवाल में खुद दिया है।
कि जैसे देखिए बचपन के अंदर जब हमें पढ़ाया जाता था, हमारे उस्ताद हमें मैथमेटिक्स करवाते थे जी या कोई भी चीज़ जो हमें सिखाते थे, उसके बाद वो हमें एक एडवाइस करते थे कि इसकी घर जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना। बिल्कुल सही। अगर जी आप जी, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके ज़हन में एक दफ़ा के लिए आएगी, उसके बाद निकल जाएगी। उसके बाद निकल जाए। यही बात जो भी आपने बताई है, नोट्स बनाना, उसकी नोटिंग करना, उसको रीड करना कि जो आपने नोटिंग की है उसको आप दोबारा पढ़ें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब हम नोटिंग कर रहे होते हैं, तो वो हम तेज़ी से लिख रहे होते हैं। हम्म, तो अगर हम फ़ौरन उसको रीड नहीं करेंगे, 1 या 2 दिन के बाद हम अपनी लिखी हुई हैंडराइटिंग को भी नहीं पढ़ सकेंगे। नहीं पढ़ सकते, तो बिल्कुल ऐसा इसलिए है। हमें एक दफ़ा, क्योंकि उस वक़्त वो बातें हमारे माइंड में होती हैं, हम उसकी जब रीडिंग कर लेते हैं, तो वो उसकी एक हम सनद दे रहे होते हैं कि भई ये हमने अभी सुना था, ये हमने लिखा था, उसको हमने री-रीड कर ली है, इसका मतलब है वो बातें हमारे दिमाग में सनद की तरह बैठ जाती हैं। बेशक। जी तो ये चीज़ें बचपन से जो हमें सिखाई जाती थी कि जनाब आपने जो स्कूल में पढ़ रहे हो या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो उसकी घर जाके प्रैक्टिस करनी है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने जो होमवर्क करना है घर में बैठ के उसको लिखना है। वो देखने में तो यही होता था कि हम कॉपी देख देख के लिख रहे होते थे, जी जी, लेकिन बिल्कुल क्या था कि वो आपके दिमाग से चीज़ें गुजर रही होती थी। ऐसा ही है। देखिए उर्दू मीडियम में मैं पढ़ता था तो उसमें वो लफ्ज़ लिखा होता था मशक। हम्म, कोई भी आप चैप्टर पढ़ते थे उसके एंड में मशक होती थी। जी अंग्रेजी में आप देखें तो वो एक्सरसाइज होती थी। ओके। जी हम एक सब्जेक्ट्स पढ़ते थे मैथमेटिक्स, जिसको उर्दू में कहते थे रियाजी। रियाजी निकला है रियाज से। रियाज का मतलब है प्रैक्टिस। जैसे वो सिंगर्स होते हैं वो सुबह सुबह उठ के अपने म्यूजिक की, अपने राग की, अपने गानों को रियाज करते हैं। रियाज का मतलब क्या, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सही। इसी से ड्राइव हुआ है लफ्ज रियाजी, हम्म, कि हम बार बार एक चीज को करें। हम्म, हमें पता है कि ये एक कंसेप्ट हमें मैथमेटिक्स में बता दिया गया, हम जितने भी सवाल उसके उसकी मशक जो कर रहे हैं, उसकी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन सबका तरीकाकार एक है, लेकिन हम 10 दफा सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट फिगर्स के साथ। वो हमारी प्रैक्टिस करवाते थे। उसका हमें क्या फ़ायदा होता था, वो हमारे ब्रेन को यूज़ करना सिखाते थे, कि हम अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत हमारा खूबसूरत। हमारा जी दिमाग हर वक़्त वर्किंग कंडीशन में रहता जी था। जी जी, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें थी जो हमें पढ़ाई से फ़ायदे मिले थे, जिसको आज हम अब कोई भी जॉब के अंदर आपका बॉस आपको नहीं कहेगा कि आप अबू बिन अदम की समरी लिख कर दिखाएँ, या आप मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करके दिखाएं, या आप पैथागोरस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएं। आपकी जॉब में ये सारा नहीं आता, बिल्कुल। लेकिन आपकी जॉब्स के अंदर जो मुश्किलात आती हैं, जो हर्डल्स आती हैं, उसके लिए आपका ब्रेन रेडी होता है अटेंड करने के लिए। उस ब्रेन को वर्किंग कंडीशन में ये सारा कुछ लेकर आया हुआ है, जो आप अपने प्रॉब्लम बचपन में आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइडेंटिफिकेशन एंड जी प्रॉब्लम जी जी, सॉल्विंग जो आप अपने वेरी बचपन में गुड। पढ़कर आए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और जैसे आपने प्रैक्टिस की बात की है, रेपिटेटिव प्रैक्टिस मेक्स इट परमानेंट। परफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, परमानेंट तो डेफिनेटली होता है। तो अब देखें, अक्सर लोग जो हैं फ़िक्शन को बहुत ईज़िली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर इवन देख भी लेते हैं। लेट्स से हैरी पॉटर बुक मैंने पढ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। बहुत उसमें फ़िक्शन को इतने अच्छे तरीके से विविडली डिस्क्राइब किया हुआ था कि पढ़ते-पढ़ते हमारे दिमाग के अंदर एक पूरी फ़िल्म खुद भी बनती है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट नॉन फ़िक्शन, जो कि आज हम लोग की प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हम लोगों को किसी भी चीज़ के लिए हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ह्यूमन रिसोर्सेज़ की हम लोग कुछ किताबें अगर पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रफ़ होती हैं, थीसिस की तरह लिखा होता है, इतनी अट्रैक्टिव तरीके से नहीं लिखा होता कि वो अटेंशन स्पैन हम लोग पूरा उसको दे पाएँ। तो अटेंशन स्पैन हो जाता है हमारा बहुत छोटा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से वापस रीडिंग या लिसनिंग की तरफ आएँ? आप उनको क्या टिप्स देंगे कि किस तरह से वो टॉपिक्स को पिक करें? कैसे वो फ़िल्टर करें कि उन्हें क्या शुरू करना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड वो प्रैक्टिस, उस पैटर्न को पकड़ने के लिए क्या करें? तो बिलाल साहब, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए मैं आपको रेलिवेंसी की एग्जांपल दूंगा कि सबसे पहले आप सेल्फ एनालाइज करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। वेरी गुड। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो फिक्शन में है तो जी। नॉन फिक्शन मत पढ़ें। हुँ, अगर आपका इंटरेस्ट नॉन फिक्शन में है तो फिक्शन को मत पढ़ें। हुँ, अगर तो जो भी आपका इंटरेस्ट है सिर्फ आप उसी के ऊपर है, क्योंकि जो नॉन इंटरेस्ट चीज के ऊपर आप जाएंगे तो आप उसको कर ही नहीं सकेंगे। बहुत बात ऐसा है कि जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, लेट से मतलब उनको एक एक नॉन फिक्शन पसंद है, हुँ, और वो उसके अंदर एक किताब वो ले आते हैं जिसके अंदर ना कोई तस्वीर है, सिर्फ हुँ, अल्फाज हैं, और जी, अल्फाज भी जो है वो मतलब ओल्ड टाइप ऑफ थ्योरी है, वो सारी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट है तो हुँ, उसके लिए वो टाइम भी निकालेंगे, उसके लिए वो फोकस भी करेंगे, उसके लिए वो
उसके अंदर उसकी नोटिंग भी करेंगे और सारा कुछ करेंगे, मतलब दे विल डू देयर बेस्ट टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम दैट नॉलेज। एब्सोल्युटली। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे राइट टाइम पे, आपके लिए हर चीज़ बेकार है। वो थ्री इडियट में आपने वो एक डायलॉग आपने सुना होगा कि हमेशा अपने इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर आपको अपना काम काम नहीं लगेगा, आपको खेल लगेगा। बेशक। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, नॉर्मली वो हाईली एजुकेटेड नहीं होते। आजकल के ऐसा ही है। एजुकेटेड भी आ रहे हैं, लेकिन ये हाईली एजुकेटेड नहीं होते नहीं हैं, होते। लेकिन दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन जॉब। वो बिल्कुल एक अच्छे बिल्कुल। फास्ट बॉलर होते हैं, वो अच्छे स्पिनर होते हैं, वो अच्छे जी। बैट्समैन होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार, मतलब ऑब्वियसली इन चीज़ों की जो सक्सेस रेट है वो कम है। आप ये नहीं कर सकते कि आप सारा कुछ छोड़ के सिर्फ एक स्पोर्ट्स करनी शुरू कर दें। बिल्कुल इसको पैरेलल साथ लेकर चलें, लेकिन सबसे पहले अपना इंटरेस्ट डिफाइन करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जी। उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी जो है, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस अपने इंटरेस्ट के ऊपर लगा दें, आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त काशिफ भाई। क्विकली अगर मैं रिकैप करूं तो बचपन से शुरू करूं, जिस तरह काशिफ भाई ने बताया कि जो हम लोग को स्टोरीज़ पढ़ाई जाती हैं वो बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडीज़ नहीं होता कि आपने पास करने के लिए पढ़नी है। बेसिकली वो जो है सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को ही ट्रेन कर रही होती है कि फ्यूचर में जाके जब हम लोग के ऊपर कोई सिचुएशन आए उसको हम लोग किस तरह से एनालाइज करें, उसको टैकल किस तरह से करें, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा, चाहे सक्सेस हो या फिर फेलियर ही क्यों ना हो, उसको हम लोग एक्सेप्ट करके आगे किस तरह बढ़ते रहें। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपने लीडर बनना है तो आपको रीडिंग शुरू करनी पड़ेगी, और हमारे प्यारे काशिफ भाई ने और भी रिकमेंडेशन दे दी है। ई बुक्स हैं अवेलेबल, ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। आप अपने टॉपिक को पकड़ें, जो आपकी इंटरेस्ट है आप उसको पकड़ें, डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेगी आपकी एक पैटर्न बनाने के लिए, एक आदत बनाने के लिए, और इट विल मेक श्योर कि आप कल को एक बेहतरीन लीडर की तरह सामने आए। काशिफ भाई, क्लोजिंग नोट्स क्या देना चाहेंगे आप? क्लोजिंग नोट में ये देना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आजकल के हैं, जो इस वक्त बहुत से उनके दिमाग में, जब हम भी स्टूडेंट थे, ये सवाल होते थे कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा है, जिसको आज हम दोनों ने बड़ी अच्छे तरीके से कवर अप किया है कि जो भी आप पढ़ रहे हो बचपन में, जो आपके टीचर्स आपको एडवाइजेस दे रहे हैं, उसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा है। डोंट कंसीडर कि जो आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो सेम प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, ऐसी नहीं आएंगी। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने का तरीकाकार ऑलरेडी आपके पास होगा। फिगर्स चेंज होंगी, फार्मूले सेम होंगे। ज़बरदस्त। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आज के सेशन के लिए इतना ही है। इसको आप सुनें प्लीज़, और रिटेन करें इन्फॉर्मेशन को, नोट्स लिखें। अगर कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चन करना ना भूलें, और विल मेक श्योर कि हम में से कोई भी उसका जवाब दे, और इंशाल्लाह लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन।